चलो या गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। हाँ जी, या गुड इवनिंग। हाँ जी, सो या आर्टिकल 14 हमने लास्ट कल की क्लास में करा था। क्लियर? तो इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स जो बताए थे, विच वाज दैट देयर शुड बी इक्वालिटी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द स्टेटस, एंड दे ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिफोर लॉ, एंड किसी के साथ भी आप किसी भी तरीके का भेदभाव जो है नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट आपके केस लॉज इंपॉर्टेंट थे। एयर इंडिया वर्सेस नारगेश मिर्ज़ा। इसमें क्या था, एयर होस्टेसेस की जो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन रखी हुई थी कि दे कांट दे आर सपोज टू रिटायर एट सर्टन एज। हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, मैरिज होती है, मतलब फीमेल्स के लिए अलग लॉज थे, रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, और मेल्स के लिए अलग थे। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो थी एक जजमेंट पास करी थी। नेक्स्ट था आपका स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जगजीत सिंह। इसमें बहुत अच्छे तरीके से बता रखा था कि जो काम परमानेंट एम्प्लॉय कर रहा है वही सेम टेम्पररी कर रहा है, बट उनकी पे में फ़र्क क्यों। जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ऐसा करके आप आर्टिकल 14 के अगेंस्ट हो जाते हो, और किसी भी तरीके से आपको अलाउ नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेशन करो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 guarantees equality of opportunity for all citizens in matters relating to the public employment. It prohibits किसी भी तरीके का discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, क्या डिसेंट एसेंट, मतलब कि क्या वो उनके बोलने का तरीका है, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स। क्लियर? सो ये कुछ इन्होंने आपको चीज़ें बता रखी हैं कि क्या इन पॉइंटर्स के ऊपर किसी भी तरीके का आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी भी व्यक्ति से जिसको आप एक जॉब करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, स्पेशली इन पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? इसके अगर ऐसे आपको इन पॉइंटर्स पे नहीं आएगा क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा लेबर लॉ का पॉइंट नहीं इंक्लूड है। मान लो ऐसा हो सकता है कि आपको इसके कोई स्टेटमेंट्स आ जाएं और फिर कुछ लेबर लॉ से रिलेटेड आ जाए, जैसे आपके ये इम्प्लीकेशंस है। क्लियर? क्योंकि जब आप पे सीधा सीधा आर्टिकल पे क्वेश्चन आएगा, इट मीन्स वो पॉलिटी का क्वेश्चन है। जब कहीं ना कहीं उसका संबंध आपके लेबर लॉ से जुड़ा होगा तो हम मानेंगे कि हाँ, लेबर लॉ से जो है क्वेश्चन आया। बेसिकली आपको जो अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, आपको हर तरीके से इनको रिलेट करना है अपने लेबर लॉज के साथ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के साथ। क्लियर? फर्स्ट इज मैरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट। कहते हैं आर्टिकल 16 इंश्योर करता है कि आपके पास जो भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिले, रिक्रूटमेंट्स हो, वो मेरिट पे हो और क्वालिफिकेशन रादर देन डिस्क्रिमिनेटरी क्राइटेरिया। इट प्रमोट्स लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल सिटीजन सीकिंग गवर्नमेंट जॉब। ऐसे ही होता है रिक्रूटमेंट के लिए, आपकी जो जो जैसे रैंकिंग आती है, स्कोर आती है, उस अकॉर्डिंग जो है सिलेक्शन हो जाती है, राइट? तो इन्होंने मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट की यहाँ पे बात करी हुई है। अगला है रिजर्वेशंस एंड सोशल जस्टिस। कहते हैं 16 जो है इक्वालिटी की तो बात करता ही है, बट एक रिजर्वेशंस का क्राइटेरिया भी रखता है सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं उन सिटीजन्स के लिए, सो दैट एक सोसाइटी में सोशल जस्टिस क्रिएट हो। और ये प्रिंसिपल आपका इक्विटी बेस्ड होता है। हमने लास्ट क्लास में, मैंने आपको कल की क्लास में जब ये समझाया था, तब मैंने आपको ये पॉइंट बताया था।
दिस इज एम्ड एट एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज, आपको पता ही है हमारी हिस्ट्री में कितनी इनइक्वालिटीज हुई हैं, उसको सिर्फ कर्ब करने के लिए और सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए ये जो है पॉइंट यहाँ पे डाला गया है। क्लियर? आपके लेबर लॉज में 14 16 के अगर कुछ इंपॉर्टेंट बनता है तो याद रखना आपके केस लॉज बनते हैं। क्लियर? पहला केस है इंदिरा साहनी वाला, आई गेस यही एक केस आता है इसमें, ये लैंडमार्क केस है और इसको हम ना दूसरा नाम है इसका मंडाल कमीशन केस। कई बार ये आपका आ जाए आर्टिकल 16 मैच द फॉलोइंग विद द केसेस, तो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नहीं लिखा, वहाँ पे मंडाल कमीशन केस लिखा है, तो समझ आना वो इंदिरा साहनी का केस है। इस केस में क्या हुआ था, रेजर्वेशंस का इशू डील करा था ओबीसीज के लिए, और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि हम रेजर्वेशंस के लिए एक बैलेंस लेके आएंगे, और एक इसी जजमेंट में क्रीमी लेयर वर्ड आया था। इन्होंने बताया था कि भाई एक लेयर सेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए 100% जो है आपका, मतलब परसेंटेज 100 ही रहती है ना, उसमें हाफ को कहते हैं डिवाइड करो ऐसे कि वो जनरल है, हाफ आप रिजर्वेशंस में डालो। मतलब बेसिकली उन्होंने ये बोला कि कोई भी आपको रिक्रूटमेंट करनी है तो एक बायस रेशो रखनी पड़ेगी कि हम कितनी रिजर्वेशंस, कितनी परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशंस कर रहे हैं, और एक कैप सेट करोगे, वो जो रिजर्वेशंस की लिमिट होगी उसको क्रॉस नहीं करेगी। क्लियर? और उस कैप का इस जजमेंट में नाम दिया गया क्रीमी लेयर। क्लियर? सो इन्होंने ये बोला कि हम यहाँ पे एक कंसेप्ट लेके आएंगे क्रीमी लेयर का। आपकी इसके बाद ना और भी जितनी भी जजमेंट्स आई हैं आर्टिकल 16 को लेके, उन सब में ये क्रीमी लेयर इंदिरा साहनी ये वाला केस हमेशा लिखा जाता है, क्योंकि ये आपका लैंडमार्क केस है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी। Judgment clarified the scope of Article 16 and established that reservations are constitutionally valid. Means ये reservations, कल किसी बच्चे ने reservation पे मुझे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने आपको यही आंसर दिया था जो इसका सिग्निफिकेंस में लिखा हुआ है। क्यों होती है reservations? क्योंकि ये प्रमोट करती है इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को। पास्ट में इतनी इनइक्वालिटीज हुई हैं जिसके चलते हुए रिजर्वेशन लाना बहुत ज़रूरी था। और आपको इंदिरा साहनी केस इस पर्पस से याद रखना है, शायद आपने पढ़ा भी होगा इसको पॉलिटी में कभी डिटेल से, कि हमारे लेबर लॉज के लिए इतना ही ज़रूरी है कि सोशल जस्टिस लाने के लिए, इक्विटी लाने के लिए इंदिरा साहनी का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वाई? बिकॉज इस केस में कोर्ट ने ये बताया था कि आपको कितनी परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन रखनी है, जिसका नाम, वो कैप का नाम उन्होंने हमें क्रीमी लेयर से दिया था। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक आई होप समझ लग गया होगा। आगे चलते हैं आर्टिकल 19 पे। आर्टिकल 19 गारंटी देता है कि आप किसी भी तरीके की एसोसिएशन जो है फॉर्म कर सकते हो। ये राइट क्रूशियल है सभी वर्कर्स के लिए। नो विष्णु, इट्स नॉट। देखो एक मेरी बात सुनो, एम्स आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, राइट? अगर कुछ भी ऐसा होगा जो वायलेट कर रहा होगा तुम्हारा आर्टिकल 16, तो तुम्हारे बोलने से पहले ही वहाँ पे पीआईएल डल चुकी होनी थी, या केस हो जाना था, या कोई जजमेंट हो जानी थी। ये चीज़ें आज भी प्रेवलेंट हैं, मीन इसके पीछे कोई कारण होगा, ठीक है? तो ही करके है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे आप? हमारा लास्ट टाइम आपको अगर मेल नर्सिंग का भी बड़ा कंसेप्ट चला था, आज के टाइम पे भी है, ठीक है? तो आप ये बात एक याद रखो, गवर्नमेंट हर चीज़ बड़ी सोच समझ के बनाती है, ठीक है? कुछ भी कहीं पे भी होता है वहीं के वहीं, या तो ऑपोजिशन पार्टी वाले नहीं छोड़ते, नहीं तो लोग पीआईएल डाल के उस पर मुकदमा फाइल कर देते हैं। आजकल लोग इतने अवेयर हैं इन चीज़ों को लेके। अगर आज भी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो इट मीन्स पक्का पीछे को लॉजिक होगा। क्लियर? फीमेल को तो वैसे ही आगे लाने के लिए बहुत रिजर्वेशंस रखी गई हैं।
आप यहाँ पे भी पढ़ोगे भी लेबर लॉज में 1:1 फीमेल का बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन पुराने टाइम पे उनको बाहर नहीं निकाला जाता था, काम करने नहीं दिया जाता था। तो सिचुएशन को ठीक करने के लिए बहुत कुछ सोचा, गवर्नमेंट ने स्कीम्स लेके आए। ठीक है, तो हर कोई चीज़ लॉजिक से ही होगी। बाकी मुझे इसका पता नहीं था, मैं एक बार चेक करूँगी और मैं इसके बारे में आज स्टडी करूँगी कि क्या ये 80% का क्राइटेरिया है। ठीक है, हाँ जी। बिकॉज बीइंग अ टीचर हमें भी इतनी सब्जेक्ट की तो चलो सारी नॉलेज रहती है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं रहती, जैसे आपने पॉइंट बताया है एम्स वाला। ठीक है, हमें अपनी फील्ड का ज़्यादा पता होता है, या कोई न्यूज़पेपर में कुछ आ गई, न्यूज़ आ गई, वो पता होती है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस राइट इज़ क्रूशियल फॉर वर्कर्स। क्यों? क्योंकि ये इनको अधिकार दे देता है कि आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी ट्रेड यूनियन जो है ज्वाइन कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ट्रेड यूनियन कहते क्या है, एक इसेंशियल है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। क्लियर? और ये वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है बहुत ही अच्छे ढंग से। क्लियर स्टूडेंट्स? आर्टिकल 19 अगर आपसे कभी इंटरव्यू में भी पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड यूनियन का वर्णन करके जो है बता सकते हो, समझा सकते हो। क्लियर? इम्प्लीकेशंस दे देते हैं। मैं थोड़ा साइड पे तो हट रही थी ताकि आप भी साथ साथ रीड कर पाओ, क्योंकि कई बारी मैं आ जाती हूँ, आप मैं तो ऐसे ही फटाफट समझा देती हूँ, कुछ बच्चे रीड करके नोट्स बना रहे होते हैं तो उनको दिक्कत आती है। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन राइट्स, एक बारी मैं यहाँ पे पॉइंटर्स अंडरलाइन कर दूँ, फिर मैं साइड पे आ जाऊँगी, आप नोट कर लेना। सबसे पहले राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। क्लियर? enabling workers to organize themselves, negotiate with the employers, यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए ही जो है ट्रेड यूनियन का अ, जो है यहाँ पे अधिकार दिया जाता है, ताकि वो उनकी वेजेस के ऊपर, वर्किंग कंडीशंस के ऊपर जो है आवाज़ उठा सके। उनको किसी भी तरीके का बेनिफिट चाहिए तो उस तरीके का बेनिफिट उनको दे सके। अगला पॉइंट है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। ऑफ कोर्स एक राइट है, कंसेप्ट है कि कभी भी कोई भी डिस्प्यूट आता है, कोई भी दिक्कत होती है, आप कलेक्टिव बार्गेनिंग यानी कि डायलॉग, सोशल डायलॉग करके अपने डिस्प्यूट को जो है सॉल्व करवा सकते हो। क्लियर? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी, इन पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं। वो क्या है मैं भी आपको बताती हूँ। कहते हैं इनको अधिकार तो दिया है यूनियन बनाने का, बट इन पे कुछ लिमिटेशंस भी लगाई हैं। ठीक है, हाँ, कहते कुछ भी करो अब मॉरली ठीक करो, बट कहीं पे भी, ये आपका ट्रेड यूनियन एक्ट में भी आएगा, आपको सिविल लाइबिलिटी से भी मुक्त करा गया है, क्रिमिनल से भी करा हुआ है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बट अगेन विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या कहती हैं कि आपने कुछ भी करना है, काइंडली वो कहते आप दायरे में कीजिए, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी को रिजर्व करके, प्रिजर्व करके ही कीजिए, और इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी इंडिया की किसी भी तरीके से आपकी एक्टिविटी से भंग नहीं होनी चाहिए। आपने कुछ भी करना है, यू हैव टू डू इन पैरेलल विद द सोशल ऑर्डर। कहीं पे भी सोसाइटी या उसके अगेंस्ट जाके आप कुछ भी करोगे तो आपको जो हम अधिकार दे रहे हैं ना, या आपको किसी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी से बचा रहे हैं, तो वो चीज़ फिर आपको बचाती नहीं है, आप पे भी जो है क्रिमिनल जो सेक्शन है फिर लग जाते हैं। क्लियर? आपको आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी से आ सकता है क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर आपको बहुत डराना चाहता है तो आपके ऐसे स्टेटमेंट वाइज जैसे आजकल आते हैं तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन सी स्टेटमेंट्स है, एक बार आप देख लीजिए। उतनी देर के लिए मैं साइड हो गई। हाँ जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं, नहीं तो आप, आई होप आपने देख लिया होगा। पहला है ट्रेड यूनियन के राइट्स, फिर है कलेक्टिव बार्गेनिंग, तीसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का, इसके आगे स्टार लगा लेना, क्योंकि जब हम ट्रेड यूनियन एक्ट करेंगे उसमें भी मैं आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का बहुत डिटेल में बताऊंगी कि ये पॉइंट है क्या,
ठीक है, वैसे तो मैंने काफ़ी बता भी दिया है आपको, क्योंकि जो ट्रेड यूनियन होती हैं उनको क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी से जो है मुक्त करा जाता है, क्योंकि उनको एक अपना संघ बना के हकों के लिए लड़ना होता है। ठीक है, तो उनको फ्री करा जाता है कि भाई तुम जो मर्जी करो, हम आप पे कोई भी जो है पनिशमेंट नहीं लगाएंगे। बट अगर कहते हैं वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट कुछ करेंगे तो उन पे जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, कुछ भी अगेंस्ट होगा उसके लिए दे विल बी पनिश्ड। ओके, नेक्स्ट आता है आपका केस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ये केस क्या हुआ था, चैलेंज करी गई थी इस पे रिस्ट्रिक्शंस जो ट्रेड यूनियंस पे लगी थी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ठीक है एसोसिएशंस और यूनियन बनाने का पूरा अधिकार है, बट इसके साथ साथ वही चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि नो अनीशा, अभी उन्होंने मना करा है मेरे को कि आप बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो, आपको जो पूछना है आप क्वेश्चन लिख दीजिए। उसने भी तो देखो, विष्णु ने, विशु नाम है कि क्या है बच्चे का, विष्णु ने लिखा ना अनीशा बच्चा, तो आप भी एक बारी बच्चे लिख के मुझे बता दो। वो मना करते हैं क्योंकि बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि एक दो बारी क्लास में दो तीन बच्चे बोले हैं तो बाकी बच्चों को फिर दिक्कत होती है ऐसे। ठीक है, हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन जो भी करना है करो, रिकॉग्निशन देते हैं हम आपको आर्टिकल 19 के अंडर, बट वही जो मैंने आपको समझाया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस तो आप पे इम्पोज होंगी ही होंगी टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर। क्योंकि कई लोग पता है क्या करते हैं, ट्रेड यूनियन बना ली, पता है हमें तो पनिशमेंट से फ्री कर रहा हुआ है, और वो इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो कोर्ट कहती है हम किसी भी तरीके से, लॉ कहता है कि आपको इस चीज से आप कहीं पे भी पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर खराब करोगे तो भूल जाओ आपको आपको कोई राइट भी मिला है आपको, क्योंकि ये राइट नहीं है, प्रिविलेज में आता है कि आपको कोई प्रिविलेज भी मिला है। समझ रहे हो ना, ट्रेड यूनियन को प्रिविलेज है कि उन पे कोई भी क्रिमिनल या फिर सिविल जो है नहीं एक्ट लगेगा, उनको इस चीज से पनिशमेंट से दूर रखा गया है ताकि वो अच्छी तरीके से वर्कर्स के हकों के लिए लड़ सकें। बट लॉ कहता ठीक है आप करो, बट जहां पे भी आपने लॉ एंड ऑर्डर के साथ खेला, आपने पब्लिक ऑर्डर पीस खराब करा, पब्लिक पीस ऑर्डर खराब करा, आप पे भी पनिशमेंट जो है लग जाएगी। हाँ, वैसे मैं सारा सेम ही कराती हूँ। कई बार कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहते हैं जो आपके नोट्स में एक्स्ट्रा इन्फो डाल देते हैं हम, तो अगर आपको क्लास से जितना आ रहा है इट्स ओके, नो इशू। बट कोशिश करना, अगर मेरे को कहीं पे लगा ना मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ या कुछ है, आई विल टेल यू बिफोर हैंड, तो आप उसका कुछ सोल्यूशन निकालना किसी के फ़ोन से या जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, हाँ जी। कहते कोर्ट ने बोला कि ठीक है, राइट टू स्ट्राइक आपका एब्सोल्यूट मतलब पूरा अधिकार नहीं है कि जी आप बोलो जी हमारा फंडामेंटल राइट है, नहीं। ठीक है, कोर्ट कहता है ये आपका इंटेग्रल पार्ट है टू फॉर्म यूनियंस। ठीक है, एक यूनियन बनी उसमें से एक राइट आ गया कि चलो तुम स्ट्राइक कर लो, पर तुम ये ना बोलो कि भाई हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, हम तो स्ट्राइक पे बैठेंगे और पीस को पूरा इंडस्ट्रियल पीस को खराब करेंगे। आप यहाँ पे कोर्ट की इंटरप्रिटेशन को, जजमेंट को समझ रहे हो, क्योंकि बीच में थोड़ी इधर उधर की बातें हो गई, आपको समझ लगी ये बात। पहले कोर्ट ने बोला आप कहीं पे भी पब्लिक ऑर्डर खराब करोगे आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी, क्लियर। दूसरी बात बोली कि आपका राइट टू स्ट्राइक इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इसको आप यहाँ पे बच्चे अभी के अभी अंडरलाइन या जो भी है अपने अपने नोट्स में लिखना है, करो। कई बार ये स्टेटमेंट आ जाती है, इन विच ऑफ द जजमेंट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट राइट टू स्ट्राइक इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट।
ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। तब आपको पता होना चाहिए ये वाली लाइन कौन सी जजमेंट में बोली गई है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, बिकॉज स्ट्राइक वर्ड इज रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो आसानी से एक क्वेश्चन जो है आपका निकल के आ जाता है। कई बार जो मेन ऐसी लाइंस होती है ना, वो पूछ लेते हैं कि भाई बताओ कौन सी जजमेंट में बोली गई थी। मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रह रही है, ठंड करके या जो भी। फिर मैं आ रही हूँ क्लास लगाने, कभी ऐसे एक दिन मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी तो देख लेना भाई। ये लाइन आ जाएगी, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू फॉर्म यूनियन, ये लिखना होगा तो लिख देंगे, नहीं तो इतना पॉइंट आ जाएगा जो मैंने हाईलाइट किया है। क्लियर। आगे कह रहे हैं द जजमेंट अफर्म्ड कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन तो भाई हमने दी है ट्रेड यूनियन को, मानते हैं हम, इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उनको प्रिविलेज मिली हुई है, अथॉरिटी दे रखी है स्ट्राइक को रेगुलेट करने की या अदर एक्टिविटीज़ के लिए, बट किस दायरे में वो सब कर सकते हैं, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके ही ये चीज़ें कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं पे भी उन्होंने गलत चीज़ करने की कोशिश की तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है हमने जो इनको यहाँ पे फंडामेंटल राइट दिया है टू फॉर्म द यूनियंस, उसके साथ पनिशमेंट भी मिलेगी। बेसिकली ये जजमेंट एक ये भी बात कहना चाहती है कि आपको ठीक है हम 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब सी में टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन का राइट दे रहे हैं, बट इसके साथ ये राइट नहीं दे रहे कि तुम स्ट्राइक भी करो। इट्स नॉट योर एब्सोल्यूट राइट। क्लियर। आई होप बच्चे आपको ये बात क्लियर हो गई हो आज। जजमेंट का नाम जरूर लिखना, आ जाती है क्योंकि पेपर में। मैं नहीं चाहती हम इतनी तैयारी कर रहे हैं और ऐसे इजी इजी क्वेश्चन से तुम अपने मार्क्स खोलो। ठीक है, चलो चलें आगे। बताओ भाई, जो बच्चा ना, वैसे जैसे अभी अनीशा ने जो क्वेश्चन पूछा, जो बच्चा खुद नोट्स बना रहा है, उस पे वर्क कर रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल चाहे खुद से नेट से ढूंढ के पढ़ रहा है, मेरे से आज लिखवा के ले लो, वो बच्चे का पेपर क्लियर है। स्पेशली मेरे सब्जेक्ट में तो पूरे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि माई सब्जेक्ट इज ऑल टेक्निकल कंसेप्ट बेस्ड, दैट्स इट। कोई रट्टाफिकेशन ऐसा इतनी नहीं है इसमें, सब चीज़ को समझ के करोगे, मैथ्स की तरह तुम्हें समझ लगेगा। कुछ नहीं समझ के करोगे, एक हवा बना के रट्टे मारोगे, देन सॉरी, आई एम नॉट द टीचर फॉर यू और दिस इज नॉट द सब्जेक्ट फॉर यू। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर। कंसेप्ट को समझो, डीपली समझो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, उस पर वर्क करो। एक्स्ट्रा मैं कह नहीं रही, जितना करा रहे हैं उतना पढ़ लो भाई। मेरे पढ़ाए में से पिछली बारी वाकई में आपके शायद वो टेलीग्राम पे सबूत भी भेजा था हमने, ठीक है, आए थे क्वेश्चन, सीधे सीधे आए थे, क्योंकि और कुछ बनता ही नहीं है भाई। मैं इतने टाइम लॉ की लाइन में हूँ, मैं आपको डायरेक्ट बता सकती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन भाई स्लाइड में से निकलेगा, इससे ज़्यादा कुछ बनता ही नहीं है। बाकी तुम खुद समझदार हो। क्लियर। आ जाओ। आर्टिकल 21, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21 क्या गारंटी देता है आपको, कहता है कि कोई भी पर्सन को किसी भी तरीके के राइट से, ठीक है, जो इसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के साथ रिलेटेड हो, उससे हम दूर नहीं रख सकते। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई लॉ ने ऐसा प्रोसीजर बनाया है, फॉर एग्जांपल आप प्रिजन में हो, आपको रखना पड़ेगा ना जेल में, तो लॉ ने ऐसा कोई रूल निकाला है या फिर मान जब कोविड टाइम पे हमें बोल दिया था कि भाई तुम्हें घर में रहना है तो कहते अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सेप्ट लिखा है ना वर्ड यहाँ पे, प्रोसीजर established by the law, otherwise each and every person has right to life,
एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो एक्सेप्शन देनी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मान लो किसी ने क्राइम करा हो, रेप मर्डर करा, अब उसको तो हमने देनी ही है डेथ पेनल्टी। वो कहे भाई मेरा आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है, मुझे तो नहीं दे सकते तुम। तो कोर्ट कहती है कि हाँ जी एक्सेप्शन भी है इसके साथ, तुम प्रूव किए गए हो, यू हैव बीन प्रूवन गिल्टी, क्लियर, तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम हम इस आर्टिकल के 21 अपनी बचाव नहीं कर सकते। बहुत लोग हैं बहुत सारी बातें बुला देते हैं, तो करके ही एक्सेप्शंस क्लियरली यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 21 आर्टिकल को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सच में मैं आपको कह रही हूँ, हर एक चीज़ को, कोई भी राइट आता है, राइट टू प्रिवेसी इसमें डाल दिया, राइट टू बी फॉरगॉटन इसमें डाल दिया, राइट टू शेल्टर, राइट टू फूड, आई डोंट नो, हो सो मेनी राइट्स। कुछ भी होता है उनको लगता है कि भाई ये राइट जो है आर्टिकल 21 के एम्बिट में है, इसको राइट टू लाइफ में डाल दो। ऐसे होता है ना। बहुत सारी जजमेंट्स आपने खुद भी शायद न्यूज़पेपर्स में पढ़ी होंगी, रोज कोई ना कोई, मैं जैसे न्यूज़ पे पढ़ती हूँ, कोई ना कोई जजमेंट देखने को मिल ही जाती है कि भाई अच्छा अब ये भी राइट टू लाइफ में है। तो कभी सर्च करना, इतनी ज़्यादा केसेस के ज़रिए आप में इसमें चीज़ें इनकलकेट होती जा रही हैं राइट टू लाइफ में। हाँ, इम्प्लीकेशंस हम लेबर लॉज के मुताबिक ज़रा एक बार ही देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आर्टिकल 21 लाइवलीहुड को भी इंक्लूड करता है, यानी कि राइट टू लाइफ जो होगी मीनिंगलेस होएगी अगर हमारे पास ये लाइफ को जीने का कोई मतलब ही नहीं होगा, हमें कोई मीन्स ही नहीं पता है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे, काम करके, क्लियर। सो जिसके करते कहते हैं वर्कर्स को हम किसी भी तरीके से उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते और उनको उनके मीन्स ऑफ लाइवलीहुड से हम दूर नहीं रख सकते। समझ आए? तो कहते वर्कर्स हैं भाई, उन्होंने मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है, कहते कि लाइफ जीने के लिए उनको पैसा कमा के खाना पीना तो पड़ेगा। कहते हम जो काम करने वाले बंदे को ऐसे बोलते कि तू काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके यहाँ जी जी वो तब जा सकेगा, उसकी फैमिली को भी तब चलाएगा जब वो 4 पैसे कमा के लाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे राइट टू लाइफ में राइट टू लाइवलीहुड भी डाल दिया, ऐसे आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंटर्स आर विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21, क्लियर। नेक्स्ट है ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस। कहते हैं राइट 21 इतना एक्सपैंड हो गया है कि बढ़िया लिविंग सॉरी वर्किंग कंडीशंस देना भी इसके एम्बिट में आता है। कहते हैं क्योंकि कोई बंदा कैसे काम करेगा, राइट टू लाइफ तो हम बोल रहे हैं, अगर हम कहते हैं उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिसकी उसकी हेल्थ खराब हो रही है, इतनी हेल्थ खराब हो रही है, इतनी डिटोरेट हो रही है कि धीरे धीरे उसकी जो हेल्थ इतनी खराब हो रही है कि वो डेथ की तरफ जा रहा है, तो राइट टू लाइफ का कहते हैं क्या मतलब, गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो कहते हैं जिसके करके ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस का होना हमारे आर्टिकल 21 का एक पार्ट है और हमारा ये अधिकार है, क्लियर। हम कभी भी ऐसी सिचुएशन ऐसी जगह पे बिल्कुल काम हमें नहीं करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए जहाँ पे आपकी हेल्थ और डिग्निटी का डेंजर हो, क्योंकि वो अगेन आपके राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, क्लियर। ऐसे पॉइंटर्स बन के ना स्टेटमेंट आपको इस पे क्वेश्चन जो है आ सकता है। ये वाला एक ऐसा सेक्शन है जिसके सेक्शन सॉरी आर्टिकल है जहाँ पे आर्टिकल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सीधा सीधा रिलेट कर रहा है आपके लेबर लॉज से, क्लियर। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कहते ये भी इसके इंटरप्रिटेशन के अंडर है, क्यों? कहते जितनी देर तक आप किसी को अच्छे से रिस्पेक्ट से डिग्निटी से काम पे अपने नहीं ट्रीट करोगे, क्योंकि पर्सनल लिबर्टी ये सब भी तो ये बात करता है ना, कहते उतनी देर तक क्या राइट टू लाइफ कहाँ आपकी, जीरो। सो अगेन कहते प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इज अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21 एंड वी हैव टू प्रोवाइड टू द वर्कर्स एट एनी कॉस्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये 3 पॉइंट्स आई होप आ गए होंगे समझ। आगे चले, एक दो शायद इसके देखो, नहीं है नहीं पॉइंट्स, मुझे लगा शायद और होंगे, बताओ भाई तभी चलेंगे आगे। नोट कर रहे हैं नोट कर लो,
पॉइंटर्स नोट कर लो, अंदर का तो क्या ही नोट करना है। क्लियर? नोबडी इज सेइंग क्लियर? यस, डाउट है तो पूछो। क्लियर है, शुक्र है, ठीक है, ओके। आ जाओ भाई, केस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन नोट करते रहना। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, लॉ में मैं आपको, चलो आज एक पहले ना केस पढ़ने लग जाओगे, मैं इधर आती हूँ। मैं आपको एक बात आज बता दूं, क्लियर कर दूं। देखो, कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन लेबर लॉ मतलब लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम नहीं है। लॉ में हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हम बहुत सारे केस लॉज पढ़ते हैं। आप में से कोई बच्चा है जिसने लॉ करी है तो मुझे बताओ जरा लिख के, वो मेरी बात से सहमत होगा। है कोई आप में से जिसने लॉ कर रही है या कर रहे हो? क्योंकि उतनी देर तक न कोई भी नहीं है, कोई तो होगा, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, और वैसे भी चलो हम लेबर लॉज कर रहे हैं वो अलग बात है। तो जो आपके इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर है वो पॉलिटी से, मुझे नहीं पता पॉलिटी में तुम कैसे करते हो कैसे नहीं, क्योंकि मैं तो कराती नहीं हूँ उसमें, है ना। तो वहाँ जैसे आप पॉलिटी में करते हो वहाँ पे आई डोंट नो थ्योरीज हैं क्या हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, गॉड नोज। मेरे लॉ के सब्जेक्ट में जितनी देर तक तुम केस नहीं समझोगे, केस में जुडिशियल इंटरप्रिटेशन नहीं समझोगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनकम्प्लीट है। क्लियर? देखो, ये पेड बैच है, इसमें मुझे नहीं सही लगा कि मैं आपको सीधा सीधी पॉलिटी की तरह आर्टिकल्स पढ़ा दूं, कि पॉलिटी वाला पॉइंट भी मैं टच नहीं कर पाऊंगी कि लॉ है। मेरे सब्जेक्ट में ये लिख लो या मार्क कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसका केस लॉ। बस ये बात आज याद कर लेना और अपने साथ लेके चलना। इंटरव्यू में आपका इंटरव्यू देखना कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर वो कुछ ऐसा पूछ रहा है जहाँ आपको लग रहा है वो लेबर लॉ को टच कर रहा है, तो ज़रूर कॉन्स्टिट्यूशन में से है, केस लॉ बता के बताना। आपकी ज़्यादा इंप्रेशन बनेगा, नंबर मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आपका टॉपिक रहेगा उसके साथ आपको एक या दो केस लॉज मिलेंगे ही मिलेंगे जो लैंडमार्क हैं, क्योंकि आपके पेपर में हमेशा लैंडमार्क जजमेंट्स में से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि है ही ऐसा सब्जेक्ट। जुडिशरी का पेपर में भी लैंडमार्क जजमेंट्स आती हैं, यूजीसी के पेपर में भी लैंडमार्क जजमेंट्स ही आती हैं। ऐसे तो हमारे दिन की पता नहीं कितनी जजमेंट्स हो जाती है, तो वो क्या क्या पूछेंगे, नहीं, वो वही जजमेंट्स पूछते हैं जो लैंडमार्क, जिन्होंने कोई अपना स्टैंडर्ड सेट करा होता है, जो पहली बार आती हैं। यस, अंडरस्टैंडेबल तो तुम्हारे लिए है ही बच्चे, क्योंकि ये लॉ है। जितनी देर तक लॉ क्या है लॉ, सीधी लैंग्वेज पूछे एडवोकेट क्या होता है, जो केस लड़ता है, तो हमारा पूरा लॉ ही केस के साथ है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट केसेस एंड केसेस एंड केसेस। सो जिस करके हमारा टॉपिक केस लॉ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्लियर? आप चाहे आर्टिकल पे इतना तवज्जो मत देना, बट केस लॉ का नाम ज़रूर याद कर लेना। आपको इतना बस पता होना चाहिए कि भाई ये केस है, इसके साथ ये आर्टिकल है और इसमें एक चीज बोली गई थी, बस वहीं के वहीं क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट, नो दिक्कत। ठीक है, चलो, ये केस में क्या था, ये पेमेंट डिवेलर्स के साथ रिलेटेड में है, रिलेशन में है, इन मुंबई, जिनको थ्रेटन करा गया था कि भाई आप अविक्ट हो जाओ। ठीक है, क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव उनके पास एकोमोडेशन नहीं था, ना कोई मीन्स ऑफ लाइवलीहुड था। थी सी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आ गया, यानी कि आर्टिकल 21, एंड लाइवलीहुड इज कनेक्टेड विद योर लेबर लॉस। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक द कनेक्शन। क्लियर? उसके बाद जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही बात है भाई, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में हमारा राइट टू लाइवलीहुड बिल्कुल आता है। आप अपनी रोड तो खाली करवा रहे हो, पेमेंट्स तो खाली करवा रहे हो रोड रोड बनवाने के लिए, बट उनका क्या, जो वहां रह रहे हैं, काम धंधे पे जाते हैं, उनका तो राइट टू लाइफ खराब हो गया ना।
क्लियर। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि आप ऐसे करके उनका राइट टू लाइफ खराब कर रहे हो, बिकॉज उनके पास कोई एकोमोडेशन नहीं है, जिससे उनका राइट ऑफ लाइवलीहुड खराब हो रहा है, जो सीधा सीधा वायलेशन कर रहा है आर्टिकल 21 की। ये जजमेंट ने ये प्रिंसिपल बताया कि राइट टू लाइफ जो है, जो ऐसे वनरेबल वर्कर्स होते हैं उन पे भी लग जाता है और उनको लीगल जो है प्रोटेक्शन दे देता है। अब आपने इसका क्वेश्चन कैसे समझना है? ओल्गा टेलिस आ गया केस, राइट टू लाइवलीहुड किसके रिलेशन था? पेमेंट ड्वेलर्स इन मुंबई। बस इतना याद रख लो, तुम्हें खुद ही स्टोरी सारी याद आ जाएगी। पेमेंट ड्वेलर्स थे भाई, उनको निकाल रहे थे, उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने अपने मींस ऑफ लाइवलीहुड के लिए बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मींस ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि मैम ने बताया था, हमें पता है ये आर्टिकल 21 के रिलेशन में है, जिसके चलते हुए वो वर्कर्स थे, तो हमारा लेबर लॉस जो है यहाँ लगता है। बस सीधी सी बात है। पेपर के लिए आपको याद क्या करना है? अगर आ गया पेमेंट ड्वेलर्स इन मुंबई का केस, किसके रिलेशन में था? ओल्गा टेलिस। ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड किसके रिलेशन में केस है? ओल्गा टेलिस। कोर्ट ने क्या बोला कि वर्कर्स को मींस ऑफ लाइवलीहुड हम किस केस में दे रहे हैं? कहाँ पे राइट टू 21 की बात करी हुई है? ओल्गा टेलिस। क्लियर? आई होप क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ पॉइंट नोट करना है तो अभी कभी कर लो, नहीं तो हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट ना, चलो। वेरी 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 एक से एक बढ़ के केस आ रहा है भाई। ये केस तुम्हें बहुत आगे तक मिलेगा, इसको अच्छे से आज समझ लो, कई बार अगले बार आया तो हम जस्ट रिवीजन कर लेंगे। कितने केस तो तुम्हें ऐसे क्लास में याद हो जाएंगे। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 का केस है। ये कैसे आया था? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आया था, जो किसने डाली थी? बॉन्डेड लेबर्स ने। बंधुआ वर्ड ही बता रहा है भाई यहाँ पे, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बॉन्डेड लेबर्स का ये केस है। क्लियर? उन्होंने बोला कि भाई हमारे साथ इनह्यूमन कंडीशंस हो रही है। कहाँ पे? स्टोन क्वारीज वाली जगह पे, जहाँ पे वो स्टोन्स को खुदाई वगैरह करने के लिए स्टोन्स निकालते हैं, वो उस चीज को बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो यहाँ पे इनह्यूमन कंडीशंस की बात हो रही है ना, तो कोर्ट ने बोला कि देखो यहाँ पे सीधा सीधी राइट टू लाइफ जो है, क्या कहता है कि भाई तुमने जिंदगी जीनी है, ढंग से जीनी है, डिग्निटी से जीनी है, जिसके करके तुम किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त हो। एक तो यहाँ पे उनको बंधुआ बॉन्डेड लेबर थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रही ही। दूसरा इनह्यूमेन कंडीशंस थी, यानी कि वर्किंग कंडीशंस भी नहीं ठीक थी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला कि इमीडिएट स्टेप्स लो और इनको रिलीज करो टू रिहैबिलिटेट द बॉन्डेड लेबर्स। अब ये पॉइंट को नोट कर लो। कौन से केस में बोला गया था टू रिहैबिलिटेट, जो मतलब उनको जो बॉन्डेड लेबर्स हैं उनको आपने दोबारा कहीं पे रखना है? तो आंसर आएगा बंधुआ मुक्ति मोर्चा। देखो बॉन्डेड से तुम याद रखना, बॉन्डेड एंड बंधुआ, यहां से वर्ड याद रखना। क्लियर? सिग्निफिकेंस क्या हुआ? प्रोटेक्शन दी गई वर्कर्स को आर्टिकल 21 में, और स्टेट को भी यहाँ पे जो थी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई to ensure that workers are not subjected to any sort of exploitation, और उनको आप एक बढ़िया जिंदगी जीने का उनको भी जो है अधिकार है। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा मैं भी आपको बता देती हूँ। एक तो ये स्टोन क्वेरीज वाला पॉइंट पूछ सकते हैं वो, ठीक है, कि कहाँ पे कैसा था बॉन्डेड लेबर्स वर्किंग इन इनह्यूमन कंडीशन इन स्टोन क्वेरीज, ये पॉइंट आपको याद करना है। दूसरा ये जो मैंने रेड अंडरलाइन करा वो, बस बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। बहुत लाल पीला हो गया यहाँ पे, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, बट आपके लिए करा है मैंने। हाँ जी, नोट कर लो बंधुआ मुक्ति मोर्चा को, आपको एक दो बार और भी दिखने को मिल जाएगा ये वाला केस, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन इसमें मेन देखो पॉइंटर्स आपके दो
जो हैं जुड़े हुए हैं। एक है एक्सप्लॉयटेशन, दूसरा इनह्यूमेन कंडीशंस। और यहाँ पे गवर्नमेंट का भी रोल था। तो ये गवर्नमेंट वाला जो रोल आ जाता है ना कहीं फिर आप डीपीएसपी के साथ भी रिलेट कर देते हैं। तो करके ये वाला जो आपका केस है उसके आगे स्टार लगा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो भी हम सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि तुम छोड़ दो, सबका एक एक दो दो जो भी सिग्निफिकेंस है तुम करना। ओके, मतलब एक बार पता होना चाहिए बैकग्राउंड क्या है केस का। कई बारी अगर मेरे जैसा कोई इंटरव्यूअर हुआ तो केस पूछ सकता है। ठीक है, चलो आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। अगेन फोर्स लेबर की बात हो रखी है यहाँ पे भी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बैगर, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट एंड किसी भी तरीके का फोर्स लेबर जो है आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। और ये प्रोविजन इज़ अ फंडामेंटल राइट और इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं बीइंग कोर्स्ड इनटू लेबर अगेंस्ट द विल। मतलब मान लीजिए आप मतलब किसी को किसी की विल के अगेंस्ट जो है काम नहीं करवा सकते, क्योंकि आर्टिकल 23 इस चीज़ को मना करता है। क्लियर? आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। कई बार हाँ ऐसा हो जाता है मैच द फॉलोइंग में ऐसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग देन चाइल्ड लेबर वाले आर्टिकल्स आ जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसका है। तो ये अब थोड़ा सा याद रखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज यहाँ पे वर्ड ऐसे ट्रैफिकिंग वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं ना, तो ये आप ये कह लो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स बन जाते हैं जिसमें से एग्जामिनर क्वेश्चन डाल देता है। क्लियर? इम्प्लीकेशन सबसे पहले है जी अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। देखो पुराने टाइम पे क्या होता था, बहुत ज़्यादा बॉन्डेड लेबर होती थी जो और वर्कर्स को जानबूझ के ना इतने इतने कम पैसों से ज़्यादा ज़्यादा काम करवाया जाता था। वो बेचारे लोन लोन उनसे ले लेते थे, डेट लेते कि भाई शादी है कुछ है, और एम्प्लॉयर क्या करता था उस चीज़ का नजायज़ फ़ायदा उठा के, ठीक है, उनको ऐसे एक्सप्लॉइट करता था और उनको कंपेल करा जाता था कि वो ज़्यादा काम करे कम पैसे पे, अंडर ड्यूरेस और कोएजन होता है डरा धमका के। क्लियर? द नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल जो आपका 23 है वो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जो कि यानी कि आपके इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो इंडिविजुअल्स हैं, क्लियर, उनको एक्सप्लॉइट करने से बचाता है। और स्टेट को बोल देता है, स्टेट यानी कि यहाँ पे आपकी कंट्री बोल रहा है वो, कि वो एक कोई भी एक्शन ले उन लोगों के खिलाफ जो ऐसे ट्रैफिकिंग या फोर्स्ड इन करते हैं किसी व्यक्ति को लेबर करने के लिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको पता ही है, बहुत आपने बहुत मूवीज़ देखी होंगी इस पे, क्योंकि बहुत मूवीज़ एक्चुअल में बनती भी है। एक गजनी मूवी भी में भी सीन था ना जब क्यों मारा गया था, क्योंकि वो ट्रैफिकिंग हो रही थी वहाँ पे कुछ फीमेल स्टूडेंट्स की। तो वल्नरेबल आपके सेक्शंस यही आ जाते हैं, फीमेल, चाइल्ड एंड मिनॉरिटीज। क्लियर? लीगल प्रोविजंस देखो, आर्टिकल 23 की नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है कि बॉन्डेड लेबर अपने आप में ही इतना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे तो बोला ही है कि भाई तुम्हें प्रोहिबिशन प्रिवेंशन सब मिल रहा है, उसके अलावा भी आपके लेजिस्लेचर ने इस पे अलग से कानून बनाया है, द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976। क्लियर? पूछ लेते हैं आपसे कि भाई ये आपका एक्ट कहाँ से निकला है, आंसर विल बी आर्टिकल 23। क्लियर? ये इनेक्ट करता है ये वाली प्रोविजंस को और एक बहुत ही बढ़िया लीगल फ्रेमवर्क देता है टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम फोर्स लेबर एंड ट्रैफिकिंग। इन शॉर्ट आर्टिकल 23 इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? मैं साइड हो रही हूँ, एक बारी नज़र मार लीजिए मेरे कहने पे। क्योंकि बॉन्डेड लेबर भी हम करेंगे, पिछली बार इस पे क्वेश्चन देखा गया था। ये हॉट टॉपिक्स होते हैं आपके। कहीं पे भी फीमेल, चाइल्ड ये सब इन्वॉल्व हो, उस पे से बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि एग्जामिनर उस पे क्वेश्चन डालेगा।
क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलें, एक बार ये मेरे को मैसेज पे बताओ, मैं देख रही हूँ। तो केस लॉ पे चलते हैं। भाई बताया करो, ऐसे साथ साथ मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, मैं वेट करती रहती हूँ कि तुम बोलोगे, मैं तभी आगे बढ़ूंगी। हाँ जी, एक का ही आया है स्लो, बाकी हाँ चलो ठीक है, एक दो आ गया। ठीक है चलो, बढ़िया है। केस पे आ जाओ अब इसके। पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अगेन यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं बच्चे आपको हाईलाइट कर दूंगी, वो एक बार तुम जरा नजर घुमा लेना अपनी। इसको सबसे पहले, केस का दूसरा नाम, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो एशियन गेम्स हुई थी, यहाँ पे ना शायद एशियन वर्कर्स केस ही होगा, इसका नाम ना डी गलत लिखा है, ठीक कर लेना इसको। मैं वहाँ पे भी ठीक करा दूंगी, बाकी चेक भी कर देंगे। एशियन ही होगा दूसरा नाम। क्या हुआ था, एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी वर्कर्स की बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो एम्प्लॉय करे गए थे एशियन गेम्स इन दिल्ली 1982। उनको बहुत ही कम मिनिमम वेजेस दे रहे थे, और वर्किंग कंडीशंस भी सही नहीं थी, और वो भी वायलेट कर रही थी लेबर लॉज को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सबसे पहले नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस अपने आप में ही फोर्स्ड लेबर को जो है न्योता देता है, ठीक है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी वर्कर अगर वॉलंटरली कंडीशंस को, इवन इफ अ वर्कर वॉलंटरली एक्सेप्ट्स एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंडीशंस, कहते हैं वो फिर भी लेबर लॉस, क्योंकि तब पता क्या होता है, जब कोई केस होता है ना, वो एक दो चार वर्कर से ना टेस्टिमनी ले लेते हैं कि भाई तुम एफिडेविट ले दो कि भाई हम तो अपनी मर्जी से ही इतनी अमाउंट में काम कर रहे थे। तो कोर्ट ने तभी ये जो लाइन है बच्चे इसमें लिख के आपको बताई है, कि कहता, कोर्ट कहता, देखो कोर्ट ने कितने अच्छे तरीके से बताया। बॉन्डेड लेबर एंड कॉन्ट्रैक्ट, अभी बता देती हूँ। यहाँ पे कहते वर्कर कहते कि चाहे आपने खुद मान के भी एम्प्लॉयमेंट करी है, बट अगर आपको मिनिमम वेज एक्ट के अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल रहा, लेबर कंडीशंस वायलेट हो रही हैं, तो माना जाएगा कि आपका जो है लेबर लॉ वायलेट हुआ है, और वो अपने आप में ही फोर्स लेबर का जो नाम ले लेगा। क्लियर? बिकॉज जो कहते हैं हमने स्टैट्यूटरी वर्ड, पता बच्चे क्या होता है स्टैट्यूटरी वर्ड, मैं आपको बताती हूँ। स्टैट्यूट मतलब कि जो आपके कानून ने चीज लिखी है, लॉ ने लिखी है, ठीक है, गिवन इन लॉ। बिकॉज स्टैट्यूट वर्ड से स्टैट्यूटरी आया है, स्टैट्यूट मीन्स लॉ, योर लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव मतलब जो आपके लेजिस्लेशन ने कानून निकाला है वो, और स्टैट्यूटरी प्रोविजन वही होती है जो आपके किसी एक्ट में लिखी होती है। क्लियर? अब दिस जजमेंट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 23 टू इंक्लूड केसेस वेयर वर्कर्स आर पेड लेस देन मिनिमम वेजेस, और जहां पे नीड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अपने आप में ही अराइज हो जाता है। क्लियर? आई होप आपको ये केस समझ लग गया होगा। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपनाया कि जब हमने जो एक स्टैट्यूटरी लिमिट सेट करी है, तुम उतना पैसा उनको नहीं दे रहे हो, और भी चाहे वो खुद मर्जी से ही कर रहे हैं, बट जब तुमने वो एक अपने स्टैंडर्ड सेट करा है, तुम उसके खिलाफ जाके उनको कम दे रहे हो, तो यही माना जाएगा कि आप उनसे क्या करवा रहे हो, बॉन्डेड लेबर जो है करवा रहे हो, फोर्स्ड लेबर जो है करवा रहे हो। देखो अब ये विष्णु का है बॉन्डेड लेबर और कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है आप उसकी कंडीशंस को मानते हो और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो। बॉन्डेड लेबर मींस फोर्स्ड लेबर, उसमें कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होगा, आपको बस बोला जाएगा कि भाई तुमने ये करना है, और आपको डरा धमका के, मान लो आपने कोई कर्जा लिया है वो चुकाना होता है, तो आप उस चक्कर में अपना पसीना बहाते हो, उसे कहते हैं बॉन्डेड। बॉन्डेड वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, बॉन्डेड जहाँ ही आया मतलब फोर्स्ड।
अरे यार क्लियर स्टूडेंट्स? चलो हम चलते हैं आगे। आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि किसी भी चाइल्ड को बिलो द एज ऑफ 14 हम किसी फैक्ट्रीज में या किसी हजार्डवस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। ये प्रोविजन एम क्या करती थी कि लोगों बच्चों को जो है एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, और वो कहीं पे भी डेंजरस वर्किंग कंडीशंस में तो बिल्कुल भी काम ना करें, बिकॉज उनकी पूरी आगे लाइफ पड़ी है भाई। आप उनको हजार्डवस फैक्ट्रीज में लगा देते हो, ठीक है, बिलो 14 कितने छोटा बच्चा है ना। तो आर्टिकल 24 अगेन इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ से भी आपका एक लेजिज आपका एक लॉ निकला है। क्लियर? चाइल्ड प्रोटेक्शन बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि बच्चों के लिए बनाई गई है, उनको किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। और साफ साफ इसमें बोला गया है कि हजार्डस फैक्ट्रीज में बिल्कुल नहीं लगाना, बिकॉज किस बच्चे की हेल्थ सेफ्टी डेवलपमेंट जो है प्राइम फोकस है, उसको हम किसी भी तरीके से रिस्क में नहीं डाल सकते। क्लियर? राइट टू एजुकेशन देखो ये आपस में बहुत लिंक्ड है, मैंने लास्ट शायद क्लास में भी बताया था आपको क्यों और कैसे ये प्रोहिबिशन लगाई है 14 साल तक, और 6 से 14 साल को फ्री एजुकेशन देने की बात कही हुई है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम इंडस्ट वहां क्यों काम कर रहे हो, फैक्ट्रीज में पढ़ो, हम आपको फ्री पढ़ाई दे रहे हैं। क्लियर? सो अंडर आर्टिकल 21 ने उनको फ्री एजुकेशन मिलती है ना, तो बच्चे को बोला जाता है कि भाई तुम फोर्स लेबर करने की बजाय तुम स्कूल जाओ और अपना भविष्य बनाओ। क्लियर? जिसके चलते आपका ये एक्ट भी आया है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन है 1986, और राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 में ये आपका एक्ट आया था, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और ये बनाया ही तो गया था कि आर्टिकल 24 को और सपोर्ट मिले और वो स्ट्रेंथन हो जाए, बच्चे फैक्ट्रीज में जाने की बजाय स्कूलों में जाएं। क्लियर? इसका है केस एमसी मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एक बार मैं आपको बात बता दूं, एमसी मेहता जो है बहुत ज़्यादा पीआईएल फाइल करते हैं, इन्वायरमेंट में भी इनके बहुत केसेस देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ज़रूरी रहता है ईयर का थोड़ा नाम याद रखना। क्लियर? तो यहाँ पे एड्रेस करा था इन्होंने इशू चाइल्ड लेबर का, कि वो हजार्डोस फैक्ट्रीज में काम करते हैं, पर्टिकुलरली शिवकस्सी तमिलनाडु में, जो फायरवर्क्स इंडस्ट्री थी। अब यहाँ पे बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी जजमेंट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्टेट को कि भाई तुम इमीडिएट स्टेप्स लो और चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करो। पीआईएल तो समझते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट, जब खुद ही हम एक फाइल कर देते हैं केस, कुछ सीन देख के कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं कि सोसाइटी में हो रही है, उन्हें बोला कि आप उनको कंपलसरी जो एजुकेशन है वो दो, उनको रिहेबिलिटेट करो जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं हजार्डोस एक्टिविटीज़ में। और कोर्ट ने यहाँ पे क्या ज़रूरी करा था, ये चीज़ है आपकी, मैंडेट कर दिया कि चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन कम वेलफेयर फंड निकालो, उनकी फंड के ज़रिए हेल्प करो। जो बच्चे ऐसे फैक्ट्रीज में, ऐसे फायर वर्क्स हजार्डोस फैक्ट्री वहाँ काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से निकाल के पढ़ने में डालो। क्लियर? तो आपको अगर क्वेश्चन अगर आया, वैसे इतना बनता नहीं है, आपको वैसे इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, तो उसमें भी ये आपको टॉपिक कई बार देखने को मिल जाता है, मिलता ही है वही चाइल्ड लेबर का। तो वहाँ पे अगर आप अपना ये केस लिख दोगे तो आपका आंसर राइटिंग मेंस में और बढ़िया हो जाती है। क्लियर? ये लैंडमार्क जजमेंट थी जहाँ पे चाइल्ड लेबर अंडर आर्टिकल 24 स्टेट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। यहाँ पे मेन तो ना पूरे केस में यही है स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि वो बच्चों को बोला कि भाई आप इनको प्रोटेक्ट करो, ऐसे किसी भी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन से उनको एजुकेशन दो, सेफ इन्वायरमेंट दो। ऐसे वो फायरवर्क्स वाली हजारों एक्टिविटीज़ में काम कर रहे हैं, उनको पढ़ने भेजो। इस चक्कर में उन्होंने वेलफेयर फंड निकाले कि शायद कुछ फंड के लालच में बच्चे वहाँ से निकल के पढ़ने जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट है, ये है कोर्ट ने जो मैंडेशन लगाई, मैंडेटरी डाल दिया, स्टेट को बोला कि चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड निकालो। क्लियर बच्चा? हाँ जी। अब नेक्स्ट डीपीएसपी है जो हम कल करेंगे, आज तो हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे बिकॉज सब हौच पौच हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट है ये भी सारा। 39, 41 यूनिकृष्णन वाला जो आपका केस है, ये राइट टू एजुकेशन के साथ है। विशाखा वाला आ गया। चलो, इसके बाद दोबारा सारे केसेस की एक बारी रिवीजन होगी, देन इंटरप्ले एंड ऑल। इजी है, टॉपिक खत्म ही होने वाला है आपका, बट डीपीएसपीज मेन है। नेक्स्ट, क्लियर? चलो, मैंने एकता उनको भी बोल दिया था, आप मुझे मत कहा करो, आप एक बार ऑफिस पे फ़ोन करके बोलो। मैं अभी भी बोला कि लास्ट क्लास की अप्रोचेस की इनको पीपीटी की पीडीएफ भेज दो। मैं अभी बोल के आई थी बच्चे, वर्कलोड बहुत है या क्या है, आई डोंट नो, मेरे पास डायरेक्ट लिंक नहीं है, तो मैं ही तुम्हें सेंड कर दूँ। कि मुझे तो खुद नहीं सही लगा, तभी मैंने आज आपसे टेस्ट भी डिस्कस नहीं किया। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने नहीं करा होगा, बट पॉजिटिवली ये चैप्टर ख़त्म होने से पहले आई एक्सपेक्ट कि आप वो टेस्ट कर लोगे। जब सारे टेस्ट कर लेंगे तो हम उस पर एक बार डिस्कशन कर लेंगे। चाहे उस दिन क्लास नहीं रखेंगे, मैं क्लास ना रख के टेस्ट डिस्कस कर लूँगी। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी मैगज़ीन्स आती हैं, है ना, मैगज़ीन्स भी आती हैं। देन करंट अफेयर की क्लास भी तो लगती होगी आपकी, है ना। बाकी एकता, मैं तुम्हारा दोबारा मैसेज जो है एक बारी कन्वे कर दूंगी। मैं रोज़ बोलती हूँ भाई उनको, सुने तो ना, बोल बोल के भी थक गई। और मैगज़ीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, करंट अफेयर की क्लास भी तो होती होगी बच्चे आपकी, कि नहीं होती? बाकी जो लॉ में रहता है मैं वो साथ साथ आपको करा दूंगी। मेरे लॉ की तो आप टेंशन भूल जाओ, मेरे सब्जेक्ट की टेंशन मत लो आप। वो हिंदी हिंदी वाला करते रहते हो, अभी तो नहीं करता कोई बच्चा। हिंदी की मैंने आपको प्रॉब्लम समझा दी थी, उसमें मैं थोड़ी सी पॉइंट आपको पता ही है। बाकी मेरी तरफ से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, करंट अफेयर सब आपको, लॉ का तो सब मिल जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। मतलब होगी मैम, आता है, ठीक है, गुड। आना चाहिए बच्चे। मैं सच बताऊं, मैं कहीं से कंटेंट नहीं लेती। मुझे जो लगता है कि, क्योंकि मैंने भाई लॉ पढ़ा है, मास्टर्स करी हैं इसमें, तो और राइट नाउ ऑल्सो आई टीच लॉ। तो मुझे पता होता है कि कहाँ से क्या इम्पोर्टेंट है और कितना पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। तो मेरी क्लास कोई आपकी बुक से या कहीं नेट से ऐसा नहीं होती। वो होगा मेरी क्लास में जो वाकई में जेन्युइन है, जो तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी मैं किसी को ऐसे फॉलो नहीं करती, मुझे नहीं पता, ईपीएफओ के बथेरे होंगे ऑनलाइन भी, है ना, लॉ पढ़ाते होंगे जो, वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तो मेरे पास टाइम भी नहीं है कि मैं वो चेक करूँ। ठीक है, तो आप मेरे सब्जेक्ट की टेंशन छोड़ दो। मी पॉलिटी नो बच्चा, क्योंकि देखो पॉलिटी के ऑलरेडी शायद टीचर है ना। तो वही ले लेंगे पॉलिटी। अदरवाइज आता तो होता है भाई, मैंने मास्टर्स तक में हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, बस थोड़ा ये फ़र्क रहता है, थ्योरीज इतनी ना करके हम थोड़ा केस पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अब हम कल, होपफुली। बस तबीयत ठीक रहे मेरी, परमात्मा करे, है ना। तुम अपना पढ़ते रहना, अप्रोचेस वाले चैप्टर की इतनी टेंशन ना लो, नोट्स आए या नहीं आ रहे हैं, जो उसमें से मैंने तुम्हें मेन मेन बोला था वो पढ़ लेना, एक बार क्वेश्चंस भी देख लेना। क्लियर? चलो ठीक है स्टूडेंट्स, गुड नाइट। गुड नाइट बोल दिया अनमोल ने मेरे को। बाय बाय। नोट्स का मैं बोल दूंगी, एकता की बात मैंने याद रखी है।